आज हम अपने 75 कॉन्सेप्ट की सीरीज में बात करने वाले हैं डे 11 पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं भाई साहब एरोमेटिक कंपाउंड्स की। और किसी भी साल का जेईई एडवांस और जेईई मेन का पेपर बिना इस रिएक्शन के नहीं आता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको समझना है आज, और जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, पर विद अच्छे क्वेश्चन। अगर मैं आपको इसकी बातें बताऊं तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होते हैं वो साहब दो लोगों ने मिलकर डिस्कवर किए थे। क्या क्या नाम थे इनके? चार्ल्स फ्रिडल और जेम्स क्राफ्ट। इन दो साइंटिस्टों ने इसको मिलकर डिस्कवर किया था। क्या होता है इस रिएक्शन में? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है भाई साहब, जहां पर अगर आपको पता हो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा होता है, बेसिकली एक बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा होता है, और उस अटैक के बाद एरिनियम आयन का जन्म होता है। उस एरिनियम आयन के थ्रू वो इलेक्ट्रोफाइल उस एरोमेटिक रिंग पर जुड़ जाता है, पर साथ ही साथ उस एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, और अगले स्टेप में वो एरिनियम आयन H+ को निकाल के अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करता है, और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि ये पूरा जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और इसी का एक एग्जांपल है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो ये दो भागों में होता है, दो तरह से हो सकता है। एक है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन वो जहां पर बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक रिंग पर कोई एल्काइल ग्रुप आगे जुड़ रहा हो, फॉर एग्जांपल कोई भी R ग्रुप आके जुड़ रहा हो, जबकि फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक रिंग पे कोई एसाइल ग्रुप यानी कि RCO+ ग्रुप आके जुड़ रहा होता है। अगर मैं आगे इसकी बात करूं तो इस रिएक्शन में, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है वो है लुईस एसिड का। कोई ना कोई लुईस एसिड हम यूज करते ही करते हैं, और जो सबसे जनरली यूज्ड लुईस एसिड है वो है एनहाइड्रस FeCl3। ये सबसे जनरली यूज्ड लुईस एसिड है इस रिएक्शन के लिए। अदर लुईस एसिड हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? BCl3 यूज कर सकते हैं, SbCl5 यूज कर सकते हैं, FeCl3 यूज कर सकते हैं, ZnCl2 यूज कर सकते हैं, SnCl4 यूज कर सकते हैं। अगर मैं इन लुईस एसिड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो भाई साहब BCl3, AlCl3, SbCl5 ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स कहलाते हैं, जबकि FeCl3 से लेके ZnCl2 तक ये वीक लुईस एसिड्स कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स और वीक लुईस एसिड्स का क्या मतलब है भाई साहब? स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स जो है, जितना ज्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन वो क्रिएट कर पाएंगे उस मॉलिक्यूल, उनके सामने वाले मॉलिक्यूल में, और जितना कम उनका स्ट्रेंथ होगा, ये जो FeCl3, SnCl4, ZnCl2 ये जो वीक लुईस एसिड्स है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलराइजेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं और आयंस का फॉर्मेशन फेवर नहीं कर पाते हैं। पर ये स्ट्रॉन्ग वाले आयंस का फॉर्मेशन फेवर करते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलराइजेशन बना पाते हैं। अगर मैं और बात करूं कि और क्या-क्या रिएजेंट्स इस रिएक्शन में, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज हो सकते हैं, तो एल्काइलेशन में कुछ और रिएजेंट्स यूज हो सकते हैं, वो हम एल्काइलेशन में देख लेंगे। एसाइलेशन में कुछ और रिएजेंट्स यूज हो सकते हैं, हम एसाइलेशन में देख लेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की यह है कि ये एक ऐसी EAS रिएक्शन है जहां पर कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लग रहा होता है भाई साहब। अभी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, पर मैं आपको बता दूंगा एकदम ब्रीफ में। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल को, किसी रिएक्टेंट को, किसी रिएजेंट को आइसोटोपिकली सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि अगर मान लीजिए मेरा बेंजीन है विच इज C6H6, अगर मैं सारे हाइड्रोजन हटा के वहां पर हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप लगा दूं, जैसे मैंने D6 लगा दिया, जैसे मैंने T6 लगा दिया, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या इन मॉलिक्यूल्स के रेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये मॉलिक्यूल या ये रिएक्शन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा रही है। पर अगर रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अगर तीनों का रेट ऑलमोस्ट सेम आया, तो हम बोलेंगे कि नहीं यहां पर कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है। पर यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किस तरह से काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखता है, किस तरह से नहीं दिखता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। खासकर जेईई एडवांस के लिए बहुत स्पेशल टॉपिक हुआ करता है। तो अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताएं। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में कोई भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखता, हमें मेजरली ये सल्फोनेशन और आयोडीनेशन में दिखता है। अगर मैं आगे आपसे बढ़ के बात करूं तो ये जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, जैसा कि आपने जाना कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जहां पर एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आके लग रहा होता है। एल्काइलेशन के केस में यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है? एल्काइल कैटायन, यानी कि जो R+ होगा
वो आकर लगेगा बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग पर, और एसाइलेशन के केस में एसाइल कार्बोकेटायन बनेगा, यानी कि एसाइलियम आयन बनेगा, जो कि आकर के लगेगा बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक रिंग पे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो यहां पर मेन रिएक्शन आपकी लिख के रखी गई है। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर जब RX का रिएक्शन कराएंगे और साथ में ले लेंगे एक लुईस एसिड जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में रहेगा। एनहाइड्रस फॉर्म में क्यों? क्योंकि लुईस एसिड भूखा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, और अगर हम वाटर साथ में ले लेंगे तो ये वाटर के ऑक्सीजन से ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वो आपस में एडक्ट बना लेंगे और कोई रिएक्शन फर्दर नहीं होगी, इसलिए हम एनहाइड्रस फॉर्म में लुईस एसिड को लेते हैं। अगर हमने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है तो ये क्या करेगा? ये सबसे पहले इस RX मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। क्यों पोलराइजेशन क्रिएट करेगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ये देखेगा कि इस X के पास है लोन पेयर, इस X के पास है लोन पेयर, तो ये X को खींचने का प्रयास करेगा। और देखिए फर्स्ट स्टेप में यही हो भी रहा है, इस X को लोन पेयर ने खींचने का प्रयास किया, और फाइनली क्योंकि AlCl3 इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड तो इसने X को तोड़ लिया और AlCl3 X- बना लिया, ये मॉलिक्यूल बन गया। और साथ में जब X को हटा लिया है तो क्या बन गया? R+। अब यहां पर कार्बोकेटायन बन चुका है। जब एक बार कार्बोकेटायन बन जाता है दोस्तों, तो अगर वो चाहे तो रिएक्शन में रीअरेंज कर सकता है, अगर उसकी औकात हुई, उसकी स्टेबिलिटी ने काम किया तो ये रीअरेंज भी कर सकता है। अब जो फाइनली रीअरेंज होके कार्बोकेटायन आ चुका है, वो नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा, और यही जो अटैक है, यही जो स्टेप है, इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है? देखिए बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो पोलराइज होगा एक साइड पर, यहां पर नेगेटिव आएगा तो ये अटैक करेगा इस R+ पे और ये जाके जुड़ जाएगा। अब ये जो बना है दिस इज अरीनियम आयन, आपको याद होगा ये अरीनियम आयन, ये अरीनियम आयन कई तरह से रेजोनेंस शो कर सकता है। फिर एक अरीनियम आयन उठाएंगे और हम लेंगे X-। अब ये जो X-, याद करिए X- को, याद करिए जो RX में से X- निकला था, ये X- बोलेगा कि यार मुझे तुम एक H दे दो ताकि मैं सुखी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाऊं। तो ये X- यहां से R वाले पोजीशन से ही एक H लेगा, और क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सेकंड स्टेप RDS इसलिए भी है, एक तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, और दूसरा सेकंड स्टेप RDS इसलिए भी है, स्लो स्टेप इसलिए भी है क्योंकि यहां पर अगर आपको दिख रहा हो एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एरोमेटिसिटी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है, यानी कि एरोमेटिसिटी खो रहा है वो अपनी। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप में इट इज द रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। यहां से X- H+ निकालेगा और यहां नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनेगा, और यहां पे एरोमेटिसिटी इस बेंजीन की वापस आ जाएगी दोस्तों। और ये क्या बन गया है? ये बन गया है एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन बन चुका है ये, और साथ में HX निकल चुका है, ठीक है, और साथ में AlCl3 तो वैसे का वैसा ही निकल चुका है क्योंकि वो तो कैटलिस्ट था, ठीक है। तो यहां पर एल्काइल बेंजीन बनाने का आपको बढ़िया तरीका दिख गया होगा। अगर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए बेंजीन के साथ CH3Cl ले लिया गया हो तो AlCl3 क्या करेगा? सबसे पहले Cl को हटाएगा तो क्या CH3+ इसके ऊपर आएगा, और जब CH3+ आएगा तो क्या बेंजीन रिंग CH3+ के ऊपर अटैक करेगा और बना लेगा आपका मुख्यतः फेवरेट कंपाउंड टोलुइन। इसका क्या नाम हो गया भाई साहब? इसका नाम हो गया टोलुइन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ले लूं आइसोप्रोपाइल को, अगर मैं ले लूं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को, तो इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में सबसे पहले क्या होगा? AlCl3 इस Cl- को खींच के ले जाएगा। जब Cl- को खींच के ले जाएगा तो किस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा? कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा भाई साहब, और ये इस तरह का कार्बोकेटायन के ऊपर बेंजीन रिंग का अटैक होगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन। और आपने फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ा भी होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस, अरे रे 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 पढ़ा ना, क्योंकि वीडियो बनाई थी ना डे 4 पे फिनॉल की प्रिपरेशन की, तो वहां पर हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्रोसेस पढ़ा था कि एक बार क्यूमीन बन जाता है, फिर उसकी रिएक्शन O2H से कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस वगैरह कराते हैं तो एसीटोन और हमें फिनॉल मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़े और देखें, अब यहां पर देखो एनहाइड्रस ZnCl2 यूज हुआ है। एनहाइड्रस ZnCl2 जैसे कि मैंने आपको बताया एक वीक लुईस एसिड है। ये क्या करता है? ये भी पोलराइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि ये वीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बहुत अच्छा पोलराइजेशन क्रिएट नहीं कर पाता है, और यहां पर Δ+ आ पाता है इस कार्बन के ऊपर, और इस क्लोरीन पर Δ- आ पाता है, पर इतना पोलराइजेशन नहीं हो पाता है कि ये Cl-
इसको छोड़ के भाग जाए, तो फिर बेंजीन रिंग जैसे इस पोलराइजेशन को देखता है उसको लगता है कि मुझे ही मदद करने आनी पड़ेगी, और ये इस डेल्टा प्लस पर अटैक कर देता है और Cl माइनस को लीव करा देता है। और इसीलिए क्योंकि यहां पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए यहां पर एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर FeCl3 की केस में कोई रीअरेंजमेंट हमें प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। लो भाई, ठीक है। जबकि यहां पर अगर आप देखो या इस अगले केस में देखते हैं, अगले केस में हमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर एनहाइड्रस AlCl3 लिया यानी कि स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड सबसे पहले इस Cl माइनस को खींच के बाहर निकालेगा। जब खींच के बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा? देखो कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा, कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन बना। अच्छा ओके, अब जबकि ये बन चुका है तो कार्बोकेटायन अगर बन चुका है किसी रिएक्शन में तो वो रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो जरूर रीअरेंज करेगा। और क्या आपको दिख रहा है कि ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है? तो बिल्कुल ये सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके। और जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके कुछ इस तरह का कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। और जब ये अटैक करेगा तो क्या ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना लेगा, क्यूमीन बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा भाई साहब। तो एनहाइड्रस AlCl3 के केस में रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटायन बनता है, पर एनहाइड्रस ZnCl2 केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगर हम बात करें इस केस की, तो बेंजीन रिंग एक्सेस में ली गई है, इनकी बेंजीन हमारा एक्सेस में लिया गया है और हम CH2Cl2 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले एक Cl निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा? यहां CH2Cl2 से एक Cl निकलेगा और कार्बन के ऊपर प्लस आया, इस बेंजीन रिंग ने अटैक किया, तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना है ये देखो ये बना है CH2 और एक Cl अभी इस पे कायम है। फिर क्या होगा? फिर क्योंकि बेंजीन रिंग अभी एक्सेस में बाकी है तो ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? ये एनहाइड्रस AlCl3 अब इसका Cl बाहर निकालेगा और क्या बना लेगा? CH2+ बना लेगा। ये CH2+, ये बेंजीन और CH2+ यानी कि बेंजाइल कार्बोकेटायन अब इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। और जब अटैक होगा तो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा भाई साहब? ये यहां पर CH2 और यहां पर फिर से एक बेंजीन रिंग। ये देखो भाई, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अग्रीड। अच्छा, अब सेम वे में जिस तरह से आपने ये बनाया है उसी तरह से आप जरा ये बना के देखिए। एनहाइड्रस AlCl3 हमने लिया है, एक Cl निकलेगा और बेंजीन रिंग पे जाके लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? सबसे पहले ये बनेगा CHCl2, फिर एक Cl निकलेगा, एक बेंजीन रिंग लगेगी, फिर एक Cl निकलेगा, एक बेंजीन रिंग लगेगी। तो फाइनली जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे, सुनना मेरी बात, फाइनली जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे इस रिएक्शन का, जहां हमने बेंजीन को एक्सेस में लिया है और CHCl3 हमने ले रखा है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा मित्रों। अरे देखते जाओ, मजा आएगा भाई। ये देखो इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। जबकि वहां क्या प्रोडक्ट बना था? पिछले वाले में देखना, हमने बेंजीन एक्सेस में लिया और हमने CH2Cl2 की रिएक्शन कराई थी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बना था? सब लोग बोलो, जोर से बोलो भाई। ये देखो इस तरह का प्रोडक्ट बना था। ठीक है, जब हमने बेंजीन एक्सेस में लिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसकी देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर RX भी उसी मॉलिक्यूल में, उसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अगर आप देखो AlCl3 इस Cl माइनस को खींचेगा, जब Cl माइनस को खींचेगा क्या यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन बन गया। जब कार्बोकेटायन, सुनना मेरी बात, कार्बोकेटायन बन गया है, कार्बोकेटायन बन गया है दोस्त, तो अगर आप देखो क्या 5 या 6 मेंबर की रिंग बन रही है, साइक्लाइजेशन क्या पॉसिबल है? तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल 6 मेंबर की रिंग यहां पर बन रही है अगर कार्बोकेटायन बन गया तो, और यहां पर साइक्लाइजेशन हो जाएगी क्योंकि जो इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो 5 या 6 मेंबर की साइक्लाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो जरूर ये रिंग की फॉर्मेशन होगी और कुछ इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, ओके, आगे बढ़े। अगर मैं आगे बढ़ूं और देखूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहले अगर मैं रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करूं तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा मतलब बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग में, उतनी ज्यादा रेट होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, एल्काइलेशन खासकर। जितना ज्यादा, सुनना मेरी बात, जितना ज्यादा लुईस एसिड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा वो पोलराइज कर पाएगा, उतनी जल्दी कार्बोकेटायन बना पाएगा। तो जितना ज्यादा जल्दी वो कार्बोकेटायन बना पाएगा उतनी ही तो ज्यादा रेट होगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की।
और सुनना मेरी बात, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटायन की उतना फास्ट वो कार्बोकेटायन बनेगा, और जितना फास्ट बनेगा रेट ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन उतनी ज्यादा होगी। पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की इतनी खूबसूरती के साथ इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहली बात ये कि यहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्यों पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप बेंजीन रिंग पर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू मान लो RX और AlCl3 के साथ हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किया और यहां पर लग गया है एक एल्काइल ग्रुप। अब आप अगर देखो उसी रिएक्शन मिक्सचर में बेंजीन भी हो और एल्काइल ग्रुप भी हो, मतलब एल्काइल ग्रुप में लगा हुआ बेंजीन हो, यानी कि एल्काइल बेंजीन भी हो, ये दोनों चीजें हैं, और R+ आ रहा है। R+ अभी भी रिएक्शन मिक्सचर में है। अब उस रिएक्शन के कंटेनर में बेंजीन भी है और एल्काइल बेंजीन भी है। अब ये बताओ कि R+ को कहां अटैक करना ज्यादा लोक लुभावन लगेगा? अरे वो तो देखेगा कि जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है वो वहां पर अटैक करेगा, वो उस रिंग पर अटैक करेगा। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पर है, इस रिंग में या इस रिंग में? ऑब्वियस सी बात है कि एल्काइल बेंजीन वाली रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं इसीलिए ये बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो R+ आ रहा होता है अब वो बेंजीन रिंग को छोड़ के इस एल्काइल बेंजीन रिंग पर अटैक मार जाता है, और कुछ इस तरह का हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखने को मिलता है दोस्तों। ये देखो पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, हमें लगाना तो एक R था, एक एल्काइल ग्रुप, पर दो एल्काइल ग्रुप लग गए, हो सकता है 3 भी लग जाए। तो ये हमें नहीं चाहिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ये इसकी एक दिक्कत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक और दिक्कत है इसकी, क्या दिक्कत है कि फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर होता है, प्योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, इस तरह के स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड अगर हम यूज करते हैं तो सुनना मेरी बात, क्या होता है यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन रीअरेंज करने में विश्वास रखता है, और जब कार्बोकेटायन रीअरेंज करके और फिर अटैक मारता है बेंजीन रिंग पर तो दो तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एक तो विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट, एक है विदाउट रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट, और एक है विथ रीअरेंजमेंट वाला। कौन सा भाई साहब? विथ रीअरेंजमेंट वाला। ये जो विथ रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट है वो बनता है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि विदाउट रीअरेंजमेंट वाले प्रोडक्ट को हम माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां जो कार्बोकेटायन प्रेजेंट है इट इज लेस स्टेबल, और क्योंकि ये लेस स्टेबल है इसीलिए यहां पर ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा होता है। पर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रीडोमिनेटली एक प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, उसके बाद भी क्योंकि यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है, और जहां भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है हमें अलग से अपनी जेब से पैसा खर्च करके वहां पर सेपरेशन करना पड़ता है प्रोडक्ट्स का, और वो पैसा हम खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बने, और क्योंकि यहां पर मिक्सचर बन रहा है रीअरेंजमेंट की वजह से तो वो हमें उतना पसंद नहीं आता है। तो इस फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की मेनली 2 दिक्कतें हैं, पहला है पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और दूसरा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आगे बढ़ूं और आपसे बात करूं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो जिस तरह से एल्काइलेशन हुआ बिल्कुल उसी तरह से एसाइलेशन होगा भाई साहब। आप देख सकते हो रिएक्शन को, बेंजीन रिंग पे हम RCOX यानी कि एसाइल हैलाइड लगा रहे हैं। अब एसाइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 से, तो एनहाइड्रस AlCl3 फिर से वही काम करेगा, वो X को खींचेगा पोलराइज करके। जब X को खींचेगा तो यहां पर सबसे पहले यहां पर स्टेप 1 में देखिए X को खींचने पे एक असाइल कार्बोकेटायन बन गया है। ये असाइल कार्बोकेटायन या फिर असाइलियम आयन जो है वो अब नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन रिंग पर अटैक करने वाला है, और ये जो सुनना मेरी बात, ये है RDS। क्यों है RDS? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस कर रहा है, तो यहां पर ये RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप हो जाएगा, और यहां पर इस तरह का एक एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक बार ये एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद अगले स्टेप में रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी होगा,
H+ निकलेगा, X- H+ को निकालेगा और यहाँ पर वापस ये अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करके एक एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा भाई साहब, और HX तो निकल ही रहा है, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आती है कि ये जब एरोमेटिक कीटोन बन जाता है उसके बाद जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो इससे रिएक्ट करके कुछ मामला गड़बड़ा देता है, एक एडक्ट बना देता है, और जब हम लास्ट में उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तब जाके हमें ये कंपाउंड मिलता है। खैर वो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये प्रोडक्ट बन चुका है हमारा। अच्छा, अब इसमें और हम अदर रिजल्ट्स क्या यूज कर सकते हैं एसाइल हैलाइड के अलावा? हम इसमें एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं लुईस एसिड के साथ, हम इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं लुईस एसिड के साथ, हम इसमें एस्टर भी यूज कर सकते हैं लुईस एसिड के साथ, हम इसमें ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं और सेम प्रोडक्ट हमारा जो एरोमेटिक कीटोन है उसको हम बना सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं और देखूं इसके कुछ सवालों को, तो सबसे पहले वही बात है कि AlCl3 हमने लिया है और PHCOCl लिया है, ये Cl- हटेगा और क्या बन जाएगा, PHCO+ बन जाएगा। जब यहां पर ये जब बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देखो बड़े ध्यान से, आप देखो बड़े ध्यान से, ये है बेंजोफिनोन। ये क्या है भाई साहब, दिस इज बेंजोफिनोन। इस C डबल बॉन्ड होके इधर उधर आजू बाजू दोनों साइड आ चुकी हैं फेनाइल रिंग्स और इसीलिए हम इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन। अगर आप देखो इसको ध्यान से देखना, यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर है COCl2। बेंजीन रिंग हमने एक्सेस में ली है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको कंपाउंड बनाने का प्रयास करूं तो सबसे पहले बेंजीन रिंग के ऊपर क्योंकि COCl2 जब हम लेंगे यानी कि इस तरह का एक कंपाउंड लेंगे, COCl यहां भी Cl यहां भी, तो AlCl3 क्या करेगा, सबसे पहले एक Cl को हटाएगा और यहां पे क्या बनाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O+ और यहां पे Cl बनाएगा, वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, सबसे पहले बनेगा, ये देखो ये कंपाउंड बना है एसाइल बेंजीन, और एक बार ये बन गया फिर बेंजीन रिंग एक्सेस में है तो AlCl3 फिर क्या करेगा, फिर करेगा AlCl3 अपनी महिमा और इस Cl को हटाएगा और बना देगा इस तरह का एसाइलियम आयन, जिसको हम बोलेंगे ये देखो, और ये एसाइलियम आयन फिर इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और क्या बना देगा, यहां से बन जाएगा, ये देखो क्या बना, ये देखो, ओहो हाँ बहुत बढ़िया, यहां पर भी बन चुका है बेंजोफिनोन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं इसको भी बना देते हैं भाई साहब बेंजोफिनोन। ठीक है, ये लो आपका बेंजोफिनोन एक बार फिर से बन चुका है। तीसरी रिएक्शन की बात करें, ये क्या है भाई साहब, दिस इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इस सक्सिनिक एनहाइड्राइड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो रिएक्शन हम एसिड हैलाइड के साथ करा रहे हैं वही हम एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी करा सकते हैं। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड के केस में भी क्या होगा, ये जो AlCl3 है इसको बस ये लोन पेयर का भूखा है भाई साहब, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दो ये सारे काम आपके करेगा। तो ये ऑक्सीजन पे इसको लोन पेयर दिख रहा है, इस ऑक्सीजन को लोन पेयर इसको चाहिए, तो ये आके इससे रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ पोलराइज होकर टूटेगा। सुनना मेरी बात, सॉरी इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ पोलराइज होकर ये बॉन्ड टूटेगा और जैसे ही टूटेगा यहाँ पर आपको कार्बोटाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा और ये कार्बोटाइन बेंजीन रिंग पर अटैक करते ही कुछ इस तरह का मामला बिखेर देगा। ये देखो ये बन गया ये और इस तरह का मामला। ठीक है, और यहां पर OH। ठीक है भाई साहब, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूं, ये देखो यहां पर क्या बनेगा बताओ, AlCl3 सबसे पहले क्या करेगा, इस Cl- को खींचेगा, इस Cl- को खींचा तो यहां पर CO+ आया। अब यहां पर ये CO+ आया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या 5 या 6 मेंबर की साइक्लाइजेशन हो रही है। अगर हो रही है तो आप उसको बना दोगे क्योंकि वो हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो क्या 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल 6 मेंबर की रिंग बन रही है, और अगर 6 मेंबर की रिंग बन रही है तो इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन 5 to 6 मेंबर रिंग या 5 to 6 मेंबर साइक्लाइजेशन को सपोर्ट करता है और इस तरह का कंपाउंड वहां पर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी एक एनहाइड्राइड है, आप इसका नाम जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको इसको नाम नहीं बता रहा हूं, आप इसका नाम जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये। यहाँ पर भी क्या होगा भाई साहब, बिल्कुल सेम होगा जिस तरह से सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ हुआ था, इसके साथ भी वही होगा। सेम खेला देखो, ये AlCl3 यहां पर एडक्ट बनाएगा, ये बॉन्ड इस तरफ पोलराइज होकर टूटेगा, यहां पर आपका एसाइलियम आयन बनेगा और बन जाएगा, देखो क्या, ओहो वाह बहुत बढ़िया भाई, देखो बन चुका है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आप इधर देखो, अब आप इधर देखो जरा, यहां पर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई साहब ये, और हम सबसे पहले SOCl2 AlCl3 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम सबसे पहले SOCl2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई साहब, बोलो बोलो बोलो। अरे यार, एसाइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर COCl आ जाएगा, और COCl आ गया, फिर AlCl3 ले रखा है, AlCl3 उसके Cl को हटा देगा, जब वो हटा देगा तो यहां पर एक एसाइलियम आयन बन जाएगा। और क्या ये साइक्लाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल ये 6 मेंबर की रिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो हम 6 मेंबर की रिंग बना देंगे और हमारा काम हो जाएगा भाई। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल ये बन चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे इस कंपाउंड की, जैसा कि आपको दिख रहा हो, दिस इज नैफ्थलीन। ये नैफ्थलीन की रिएक्शन अगर हम डाई कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि COCl से कराएंगे तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले AlCl3 इसको खींचेगा, AlCl3 इसको भी खींचेगा, और यहां पर कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। आपको देख के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देखो देखो क्या बनेगा। ये देखो, अरे देखो देखो, आंखें फाड़ कर देखो, ये देखो क्या बन रहा है यहाँ, क्या बन रहा है यहाँ। ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं आपसे, और मैं आपको बताऊं कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से रिलेटेड 2 और पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं आपको बताया था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लास्ट स्टेप में ये जो हमारा कीटोन बनता है वो एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करके, एनहाइड्रस AlCl3 बेसिकली एक लुईस एसिड है। ये जो हमारा कीटोन बना वो लुईस बेस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इनके बीच में एक एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एडक्ट बन जाता है। पर जब हम इस एडक्ट को पानी से धुलते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हमें लास्ट में अपना कीटोन और AlOH होता है, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिल जाता है। इसीलिए हमें लास्ट में पूरी एसाइलेशन रिएक्शन करने के बाद हमें पानी से इसको ट्रीट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, तब जाके हमें अपना एरोमेटिक कीटोन मिलता है। अगर सेकंड चीज की मैं बात करूं तो जो रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा उतनी तेज एसाइलियम आयन अटैक करेगा। इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा उतनी तेज एसाइलियम आयन बनेगा। और इट इज also proportional, directly proportional to the leaving ability of the leaving group। यानी कि जो भी हमारी लीविंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हमारा एसिड हैलाइड में लीविंग ग्रुप क्या है? Cl- है। हमारा एसिड एनहाइड्राइड में लीविंग ग्रुप क्या है? RCOO- है। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में लीविंग ग्रुप क्या है? OH- है। हमारा एस्टर में लीविंग ग्रुप क्या है? RO- है, यानी एल्कोक्सी ग्रुप है। तो इनकी लीविंग एबिलिटी अगर हम कंपेयर करें तो लीविंग एबिलिटी किस तरह से कंपेयर करते हैं? पुअर द बेस, अरे बोलो बोलो बोलो, पुअर द बेस बेटर द लीविंग ग्रुप। यानी कि जितना बेकार बेस होता है लीविंग ग्रुप उतना अच्छा होता है भाई साहब। और जितना बेकार बेस होता है लीविंग ग्रुप उतना अच्छा होता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी लीविंग एबिलिटी इस प्रकार से है, और इनका जो रिएक्शन का टेंडेंसी है वो भी इस प्रकार से है कि एसाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर हमारा आता है, बोलो बोलो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर एस्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो फ्रीडल क्राफ्ट सुनिएगा, अगर मैं बात करूं कुछ लिमिटेशंस की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे होते हैं भाई साहब, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, इसीलिए एक प्रोडक्ट बिना रीअरेंजमेंट का बनता है जो कि माइनर प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के साथ बनता है जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, और हमें वहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं जिनको हमें सेपरेट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए एक तो दिक्कत होती है ये। दूसरी दिक्कत होती है पॉली सब्स्टिट्यूशन की। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर उसी रिएक्शन मिक्सचर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, पर उसी रिएक्शन मिक्सचर में एल्काइल बेंजीन भी प्रेजेंट है, तो R+ किसकी तरफ मुहैया होगा? R+ किसकी तरफ जाना चाहेगा? R+ ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पर जाना चाहेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ा देते हैं एल्काइल बेंजीन में, और अब R+ जो नया आया वो एल्काइल बेंजीन की तरफ मुहैया होना चाहता है। इसीलिए दोस्तों वहां पर पॉली सब्स्टिट्यूशन हमें एल्काइलेशन में देखने को मिल जाता है। पर यही चीज हमें एसाइलेशन में देखने को नहीं मिलती है। क्यों एसाइलेशन में हमें देखने को नहीं मिलती है? क्योंकि जब आप एसाइलेशन करवाते हो तो वहां पे एक एरोमेटिक कीटोन बन रहा होता है। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो एरोमेटिक कीटोन्स हैं, जो एसाइलियम आयन जब आके लगता है तो आप इस ग्रुप को देखो, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इट इज नॉट एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसीलिए अगर रिएक्शन मिक्सचर में ये प्रेजेंट हो और बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोफाइल आकर वहां जाना चाहेगा ना, एसाइलियम आकर वहां जाना चाहेगा ना जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। बोलो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? बेंजीन रिंग में है, क्योंकि इसने तो डीएक्टिवेट कर दिया, इसने तो खींच लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसीलिए यहीं पर रिएक्शन होगी, इस पर रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन का कोई भी चांस नहीं होता है एसाइलेशन में, जबकि एल्काइलेशन में चांसेस होते हैं। अच्छा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने NH2 ग्रुप लगा दिया बेंजीन पे, अगर हमने NHR ग्रुप लगा दिया, अगर हमने NR2 ग्रुप लगा दिया, अगर हमने फिनॉल ले लिया, तो इन ग्रुप्स के साथ, यानी कि इन बेंजीन रिंग पे अगर ये सब ग्रुप्स लग गए, एनिलीन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हो गए, या फिर फिनॉल हो गया, ये सब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, चाहे वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे वो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो लुईस एसिड रहता है उसको केवल इलेक्ट्रॉन्स की भूख रहती है। अगर आप इन चीजों के साथ, आप इन ग्रुप्स के साथ लुईस एसिड को रिएक्ट करवाओगे तो वो सीधे सीधे जो N का लोन पेयर है या O का लोन पेयर है उस पर अटैक करके एक एडक्ट बना लेगा, और उस एडक्ट के फॉर्मेशन के बाद कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर बस एक लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी बिटवीन लोन पेयर ऑफ N या O और लुईस एसिड। इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन नहीं देते हैं इस तरह के ग्रुप्स। साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग पे मैंने NO2 लगा दिया, CN लगा दिया, COOH लगा दिया, SO3H लगा दिया, या फिर NR3+ लगा दिया, ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा खत्म कर देते हैं कि चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो, चाहे वो एसाइल कैटायन हो, यानी कि एसाइलियम आयन हो, कोई भी उस बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करना चाहता है। इसीलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब इस तरह के ग्रुप्स बेंजीन रिंग पर लगे हो, एरोमेटिक रिंग पर लगे हो, तो वहां पर किसी भी तरह की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है मित्रों। अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो एराइल और विनाइलिक हैलाइड्स भी ये रिएक्शन नहीं देते हैं फॉर हैलाइड कंपोनेंट। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो ये ले लीजिए बेंजीन रिंग और इसके साथ ले लीजिए एक क्लोरोबेंजीन, यानी कि हमारा एराइल हैलाइड। अब अगर हम इसके साथ क्लोरोबेंजीन ले ले या फॉर दैट मैटर हम इसके साथ एक विनाइलिक हैलाइड ले ले, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन? क्योंकि यहां पर सबसे पहले AlCl3 आके कार्बोकेटायन बनाना चाहेगा। अगर आप देखो AlCl3 आके इससे कार्बोकेटायन बनाना चाहे तो ये फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, जो विच इज वेरी अनस्टेबल, विच इज वेरी अनलाइकली। और अगर आप यहां पे देखो तो विनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, विच इज वेरी अनलाइकली। ये दोनों बन नहीं सकते हैं, इसलिए रिएक्शन आगे हो नहीं सकती। इसलिए हम बोलते हैं कि एराइल या फिर विनाइलिक हैलाइड्स इस रिएक्शन को, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देते हैं एज द हैलाइड कंपोनेंट। ठीक है, अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो AlCl3, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया था AlCl3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, वो कार्बोकेटायन को फॉर्म कर सकता है। इसीलिए वहां पर रीअरेंज प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होती हैं, और ये रीअरेंज प्रोडक्ट बेसिकली उस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर देता है, और मेजर वहां पर वो वाला प्रोडक्ट होता है जो कि रीअरेंज होता है, क्योंकि वहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन की वजह से प्रोडक्ट बन रहा होता है। जबकि ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर FeCl3 जो कि एक वीक लुईस एसिड है, वो इतना पोलराइज नहीं कर पाते हैं सामने वाले को कि वहां पर कार्बोकेटायन क्रिएट हो पाए। और क्योंकि कार्बोकेटायन क्रिएट नहीं होता है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, तो केवल और केवल पोलराइजेशन होता है और वहां पर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। अगर मैं आपसे बात करूं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की, तो वहां पर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, यानी कि एसाइलेशन या एल्काइलेशन में 5 या 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, अब यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर 5 या 6 मेंबर जो हमारी रिंग है वो बन रही होती है तो कोई कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं हो रही होती है उस रिएक्शन में, और जो साइक्लाइजेशन है वो केवल और केवल ऑर्थो पोजीशन से ही हो सकती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया। ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊं तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन
followed by the reduction, followed by carbonyl का reduction is a better substitute for Friedel-Crafts alkylation. For example, अगर मैं आपको बताऊं ये क्यों हो रहा है, ये ले लो भाई, बेंजीन रिंग ले लो और आप इसका RCOCl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा भाई साहब, इस तरह का एक एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। अब इस कार्बोनिल को आप रिड्यूस करवा दो, फॉर एग्जांपल हम ZnHgCl यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन करा देते हैं, ZnHgHCl सॉरी, यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन करा सकते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन अगर हम कराएंगे तो ये बन जाएगी एल्काइल बेंजीन, फाइनली CH2R। तो एल्काइल बेंजीन बनाने का ये तरीका is more favored than Friedel-Crafts alkylation। क्यों? दो रीजंस की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, Friedel-Crafts alkylation में दो दिक्कतें हैं, एक है पॉली सब्स्टिट्यूशन की दिक्कत, तो इस तरह से अगर हम एल्काइलेशन करा रहे हैं बेंजीन रिंग की तो कोई पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांसेस नहीं है, क्योंकि Friedel-Crafts एसाइलेशन हम पहले करा रहे हैं, एसाइलेशन में तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है फर्दर डीएक्टिवेट कर देता है, और दूसरा रीअरेंजमेंट भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो इन दो दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए ये मोर फेवर्ड रूट होता है एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन का। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आगे हम देखें तो आगे सवाल आ चुके हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको बहुत सारे PYQs दे रखे हैं, लगभग 12 से 15 PYQs आपको दे रखे हैं, और उसके बाद मैंने आपको कुछ बोनस क्वेश्चंस दे रखे हैं फॉर प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूं तो द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग इज, कौन से रिएक्शन यहां पर सही है यानी कि करेक्ट है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो बेंजीन को PHCOCl एनहाइड्रस AlCl3 की मदद में रिएक्ट कराया गया है, की वजह से रिएक्ट कराया गया है, तो ये बना रहे हैं PHCH2PH, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये एनहाइड्रस AlCl3 सबसे पहले इस Cl- को निकालेगा तो यहाँ पर एक एसाइल बेंजीन टाइप कुछ बन जाएगा, और फिर ये बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा तो किस तरह का कंपाउंड बनना चाहिए, ये बेंजोफिनोन बनना चाहिए, अभी हमने देखा था। तो ये वाली रिएक्शन तो गलत है। अगर मैं दूसरी रिएक्शन देखूं तो ये PHCOCl यहां पर ले रखा है इन्होंने, और H2PDBSO4 करा रहा है, दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। और क्या इसका प्रोडक्ट ये सही बना रहा है? बिल्कुल नहीं। रोजनमंड रिडक्शन यानी कि जब PHCOCl का हम H2PDBSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है, और यहां पर ये बना रहे हैं बेंजोइक एसिड, तो ये भी रिएक्शन गलत है, ये भी रिएक्शन गलत है। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर बेंजीन के साथ ये COHCl ले रहे हैं और एनहाइड्रस AlCl3 CuCl ले रहे हैं, विच इज गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। इस गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन में बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बनता है, तो ये एक सही रिएक्शन है, प्रोडक्ट्स इन्होंने सही बनाए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस रिएक्शन की बात करूं, तो यहां पर इन्होंने लिया है बेंजामाइड को, और बेंजामाइड की हाइड्रोलिसिस करवाकर ये बना रहे हैं एक बहुत ही शानदार, हाइड्रोलिसिस करवाकर और हीट कर ये बना रहे हैं एक बहुत ही शानदार कंपाउंड, जिसका नाम है बोलो क्या, बोलो, अरे क्या नाम है इसका, एनिलीन, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि किसी भी तरह के एसिड डेरिवेटिव का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसी भी तरह के एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें एसिड मिलता है, और क्या आपको यहाँ पर एसिड दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर कितने रिएक्शंस है जहां पर सही प्रोडक्ट बन रहा है? केवल और केवल एक रिएक्शन है, तो इसका आंसर हो गया 1। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, द स्ट्रक्चर ऑफ A and B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, तो बेंजीन के साथ ले लिया गया है सक्सिनिक एनहाइड्राइड को, इसकी रिएक्शन हमने देखी। AlCl3 दो इक्विवेलेंट लिया गया है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहले इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 की बात करूं, जो कि इस O से रिएक्ट करेगा, तो ये O इस पर अटैक मारा, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा है, और ये बन चुका है, देखो किस तरह की चीज बन चुकी है भाई साहब, ये बन चुका है यहां पर एक एसाइलियम आयन, दिस इज प्लस एंड दिस इज ये फिर ये, और यहां पर ये बन चुका है OH। ठीक है, ये बन चुका है। अब ये बेंजीन रिंग इस पर अटैक मारेगा और ये बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा भाई साहब, ये बन गया इस तरह का कुछ कंपाउंड। ठीक है भाई, ये बन गया। अब सुनना, अब एक और बार जब हम AlCl3 लेंगे, तो ये AlCl3 क्या करेगा? ये AlCl3 इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और इस बार फिर से एक बार ये इधर रिएक्ट किया, तो ये टूट के भागा, तो एक और एसाइलियम आयन बना, और ये देखो इस तरह से ये बन चुका है, देखो एक और एसाइलियम आयन बना, फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग इस पर अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये फिर से एक साइक्लाइजेशन हो जाएगी, और ये देखो ये बन गया है हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया है A, दिस इज A,
ये क्या बना है ए, क्योंकि AlCl3 दो इक्विवेलेंट लेना था, तो ये ए बना है। अभी जब ये ए बन गया है, जब ये ए बन गया है, इस ए का हम ZnHgHCl यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन करा रहे हैं, तो दोनों ही जो हमारे कीटोनिक ग्रुप्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और क्या बना देंगे भाई, क्या बना लेंगे, ये देखो ये बना लेंगे। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज बी। तो हमारा ए भी रेडी है, हमारा बी भी रेडी है, जैसा कि आपको दिख रहा हो। इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने आपको दे रखे हैं इस असाइनमेंट में। आप जरूर इस असाइनमेंट को कंप्लीट करिए, और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए, और प्लीज हमारे चैनल जेईई वीडियो अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा ऑसम कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी आ रहा है और आता रहेगा। तो मैं गौरव सर भैया आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और सेशन में, और सिया, टाटा, गुड बाय, नमस्कार।